साम्य अवस्था का सेकेंड वॉल्यूम, आयनिक साम्य अवस्था। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को बताया जा चुका है, इस यूनिट के स्टार्टिंग में ही साम्य अवस्था को हम लोग दो पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे। पहला का नाम था रासायनिक साम्य अवस्था और दूसरा का नाम था आयनिक साम्य अवस्था। तो यहां आयनिक साम्य अवस्था के क्लास में आपको क्या मिलने जा रहा है, क्या समझ में आने जा रहा है, समझिए। इस धरती पर तीन तरह के पदार्थ होते हैं, एक होता है अम्ल, एक होता है भस्म, एक होता है लवण। ये एक ऐसा चैप्टर का भाग है जिसमें आपको अम्ल और भस्म के बारे में अच्छे से नॉलेज करा देगा कि कौन सा पदार्थ, कौन सा यौगिक अम्ल है, कौन सा भस्म है। और जो स्थिति आप लोग का भी बना हुआ है कि आप कोई यौगिक, कोई पदार्थ को देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि अम्ल है कि भस्म है। प्रारंभ में साइंटिस्टों के साथ भी यही स्थिति थी कि वो पहचान नहीं पाते थे कि किसको अम्ल कहा जाए, किसको भस्म कहा जाए। यहां तक कि आपको इतना ज्यादा नॉलेज हो जाएगा 5 या 4 दिन के क्लास में कि आप इस आवर्त सारणी के तत्व को भी कहने लगेंगे कि ये मैग्नीशियम है तो ये भस्मीय है, अगर ये ऑक्सीजन है तो ये अम्लीय है। कैसे है, सारा डिटेल आपको मिलने जा रहा है इस क्लास में, जो एकदम जीरो लेवल से आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा और हर स्टूडेंट को एक समान कैपेसिटी से समझ में आएगा, बशर्ते कि आप पूरा ध्यान 15-20 मिनट कम से कम बनाए रखें समझाने के क्रम में। तो शुरू होता है अम्ल और भस्म का ये विचार। आपको बता दें कि हम अभी बता रहे थे कि प्रारंभ में वही स्थिति थी जो आप लोग की है, यानी साइंटिस्टों की वही स्थिति थी जो आप लोग की है। नहीं पहचान पा रहे थे किसको अम्ल कहा जाए, किसको भस्म। तो अम्ल और भस्म पहचानने के लिए विचारधारा दिया गया। तो यहां सबसे पहले आपको बता दें कि अम्ल और भस्म के विचारधारा को दो भागों में बांटा गया है, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट मतलब पुरानी विचारधारा। जितना भी स्टेटमेंट आप सभी स्टूडेंट 9th 10th 8th 9th 10th से या 7th क्लास से भी कह सकते हैं, जितना सुने हैं वो सब ओल्ड कॉन्सेप्ट में यहां रख दिया गया है, जो रॉबर्ट बॉयल के द्वारा, लेवोजियर के द्वारा दिया गया है। आप लोगों को पता है लेवोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री। हर एक बेसिक नॉलेज केमिस्ट्री का इन्होंने प्रोवाइड किया है। इन्होंने ही बताया था कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इन्होंने ही बताया था कि तत्वों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो सबसे पहले तत्व दो प्रकार के धरती पर होते हैं, एक धातु और एक अधातु। इन्होंने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इन्होंने ही उष्मा रसायन का प्रथम नियम दिया था, जो लेवोजियर और लैप्लेस का नियम आप पढ़े थे हेस लॉ से पहले। ठीक है, तो यहाँ लेवोजियर का इंपॉर्टेंस हमने गिना दिया। अब आइए, अम्ल भस्म विचारधारा दो प्रकार की होती है, एक पुरानी विचारधारा और एक आधुनिक। तो पुरानी विचारधारा में उन सभी बातों को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आप लोग 6, 7, 8, 9, 10th में पूरा अच्छा से सुन चुके हैं। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित करता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। तो ये सब अम्ल के बारे में आप सुने। उसी तरह भस्म के बारे में सुने हैं कि भस्म वैसे पदार्थ है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है, भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, भस्म मुलायम होते हैं। तो ये सभी भस्म के बारे में जो नॉलेज और अम्ल के बारे में नॉलेज है वो पुरानी विचारधारा के अंतर्गत है। अब हम आपको बता दें कि ये आधुनिक विचारधारा में अलग अलग साइंटिस्टों का अपना अपना विचार है। जैसे अर्हेनियस कॉन्सेप्ट का मतलब है, अर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसको कहेंगे, भस्म किसको कहेंगे, अर्हेनियस अम्ल भस्म विचारधारा में पढ़ने के लिए मिलेगा। ब्राउनस्टेड और लोरी दो दोस्त थे, इन्होंने मिलकर अम्ल और भस्म की विचारधारा आपके सामने दिया। इसके बाद लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट आता है, इसके बाद लक्स फ्लड मॉडल कॉन्सेप्ट आता है, और ये उसनोविच कॉन्सेप्ट और इनगोल्ड कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दे। अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अम्ल और भस्म पहचानने का अलग अलग विचार दिया गया। इन सभी में सबसे विकसित विचार लेविस अम्ल भस्म विचारधारा का है। इसके पास इतना क्षमता है कि ये एक सिंगल तत्व को भी, एलिमेंट को भी बता सकता है कि अम्ल है कि भस्म। शुरू से थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी सुन लीजिए, आज इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए। अर्हेनियस अम्ल भस्म विचारधारा, अर्हेनियस अम्ल भस्म विचारधारा क्या है, मतलब आप इसके बारे में 9th 10th में भी सुने हैं
कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वैसे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, और भस्म वैसे पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस प्रदान करते हैं। तो जो H प्लस देता है वो अम्ल और OH माइनस देता है भस्म। ये किसने बताया? अर्हेनियस ने। तो यहां पर जो हम बोल रहे हैं वो सामने आपका दिख रहा है कि HCl को अगर आप जल में घोलेंगे तो ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस। क्षार को, भस्म को घोलेंगे जल में तो ये टूटेगा Na प्लस OH माइनस। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि जो जल में घुलकर H प्लस देगा उसको अम्ल कहेंगे, जो भस्म में जो OH माइनस देगा भस्म। क्या इनके पास है क्षमता कि बता सकते हैं कि CO2 अम्ल है कि भस्म? नहीं। तो ये सबसे साधारण विचार है अम्ल और भस्म का। इससे विकसित विचार आ रहा है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अम्ल भस्म विचारधारा का, जिनके अनुसार प्रोटॉन त्याग करने वाला अम्ल होता है, प्रोटॉन देने वाला, और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला अम्ल होता है। या ध्यान देंगे, प्रोटॉन प्रदान करने वाला अम्ल और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला भस्म। तो यहां पर ये प्रोटॉन किसे कहते हैं यही आपको नहीं पता है। तो आइए, आप लोग प्रोटॉन को P से लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटॉन को हम एक नया सिंबल दे रहे हैं। सबसे पहले शुरू से बताइए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या 1। तो वो कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन। और इसमें परमाणु संख्या 1 है। तो आप सभी लोग इतना तो पढ़ कर आए हैं कि परमाणु संख्या अगर 1 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी। तो इसमें 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये H से बदल जाएगा किस चीज में? H प्लस में। और H प्लस में अब कुछ है तो सिर्फ क्या है? प्रोटॉन। तो केमिस्ट्री के दुनिया में प्रोटॉन को संबोधित करना होता है तो हम प्रोटॉन को H प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो आज तक आप H को H प्लस जानते थे, आज से नॉलेज आपका बढ़ गया कि आप प्रोटॉन को क्या लिख सकते हैं? तो जो प्रोटॉन प्रदान करता है आप लोग की भाषा में जो H प्लस प्रदान करता है अम्ल है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या है? भस्म है। ये किसके अनुसार? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार। इसके बाद लेविस अम्ल भस्म विचारधारा इलेक्ट्रॉन, निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। जो निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो अम्ल है और जो त्याग करेगा वो भस्म है। तो आपको फिर से बता दे ये सब क्या है? अम्ल और भस्म पहचानने का अलग अलग विचारधारा है। अगर आप भी आगे चल के कोई एसिड बेस का कॉन्सेप्ट देते हैं और वो IUPAC द्वारा वेरीफाइड होता है, आप सारे रूल रेगुलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, तो आपका 7वां नाम में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब अम्ल और भस्म पहचानने का नियम है, जिसको धीरे धीरे हम लोग को आज इस क्लास से शुरुआत करना है और 4-5 दिन में ये पूरा समाप्त करना है। शुरू हो रहा है आज केवल ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जो हमने बात समझाया सारा कुछ यहां दिखाई देने जा रहा है। हमने क्या समझाया? ओल्ड कॉन्सेप्ट की दिया गया है लेवोजियर के द्वारा, रॉबर्ट बॉयल के द्वारा, बर्थोलेट के द्वारा। अम्ल के बारे में आप पढ़ कर आए हैं कि अम्ल शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, और अम्ल भस्म से जब जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो आप आज इसको बनते हुए देखिए। अम्ल का एग्जांपल ले लिए, Cl, भस्म का एग्जांपल ले लिए, NaOH, दोनों रिएक्शन किया, बन गया। कैसे बनता है आज पूरा डिटेल में हम आपको देने जा रहे हैं। लीजिए, ये है डिटेल। HCl टूट गया, H प्लस Cl माइनस। NaOH बोर्ड पर जो नया स्टूडेंट है बोर्ड पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए, मेन चीज पढ़ाई है। Na प्लस OH माइनस, इसका धन आयन इसके ऋण आयन से, इसका ऋण आयन इसके धन आयन से संयोग करवा दीजिए। करवाने पर आपको यही मिलेगा NaCl और H2O, लवण और जल। तो अम्ल और भस्म जब जब अभिक्रिया करता है कैसे लवण और जल बनता है, इसको बनते हुए देख लीजिए। ऐसे बनता है जब एक साथ संयोग करेगा, इसका धनायन उसके ऋणायन से, इसका ऋणायन उसके धनायन से। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बताए ये नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में, यानी कि आपको कोई घोल दिया हुआ है अलग अलग 3 बीकर में। अब बार बार सब में नीला लिटमस पेपर डालिए, जिसमें लाल हो जाएगा कह दीजिए कि वो घोल अम्ल का है। पीएच मान अम्ल का क्या होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। एक घोल के पीएच मान को घटा देता है, ये भी सही है।
ये घोल के पीएच मान को घटा देता है, क्योंकि ये इसका और इसका पीएच मान यहां लिख दे रहा है, पीएच मान लेस देन 7। ठीक है, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, और ये जल में घुलकर क्या देता है, H+। और एक और पहचान है, जो लिटमस पेपर है वो तो पहचान है ही, आप धातु का कार्बोनेट अगर डालिएगा, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट अगर अम्ल में डालिएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर मुक्त करेगा। तो इससे भी पहचान में हो जाएगा कि दिया हुआ विलयन अम्ल का है। अब हम बात करते हैं आपके सामने अम्ल के प्रकार का। अम्ल 4 प्रकार का होता है, एकल भास्मिक अम्ल, द्विभास्मिक अम्ल, त्रिभास्मिक अम्ल और चतुर्भास्मिक। देखते ही आज के बाद नॉलेज हो जाएगा आप लोग को कि एकल भास्मिक अम्ल क्या है, द्विभास्मिक अम्ल क्या है। वैसे अम्ल जो किसी घोलक में घुलकर एक H+ प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, केवल एक H+। देख पा रहे हैं आप लोग HCl, यहां देख पा रहे हैं ये HCl टूट रहा है तो एक H+ यहां पर मुक्त हो रहा है, या HI एक H+ निकल रहा है, HBr H+, Br- और HNO3 H+। लेकिन यही अगर H2SO4 टूटेगा तो ये अकेले कितना प्रोटॉन दे रहा है, कितना हाइड्रोजन आयन दे रहा है, 2। तो ये द्विभास्मिक अम्ल हो गया। ये H2S अगर डायरेक्ट टूटे तो 2H+ S-। ये त्रिभास्मिक अम्ल क्यों है, क्योंकि जल में घुलने पर एक नहीं, 2 नहीं, 3 प्रोटॉन देता है, यानी 3 हाइड्रोजन आयन देता है। तो 3 हाइड्रोजन आयन देने के कारण इसको त्रिभास्मिक अम्ल कहते हैं। और वैसा अम्ल जो जल में घुलकर 4 हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जिसके पास 4 विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन भी उपस्थित होते हैं, उसको चतुर्भास्मिक अम्ल कहते हैं। तो आज के बाद देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये त्रिभास्मिक अम्ल है, ये चतुर्भास्मिक अम्ल है, ये द्विभास्मिक अम्ल है, द्विभास्मिक अम्ल है, और ये सब एकल भास्मिक अम्ल है, क्योंकि इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है। वैसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन की संख्या 1 होती है उसे क्या कहते हैं, 2 होती है, 3 होती है और 4 होती है। अब हम आपके सामने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक अम्ल है H3PO2। अब यहां पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। H3PO3, H3PO4, जल्दी जल्दी बताइए, एकल भास्मिक अम्ल कि द्विभास्मिक अम्ल? पूरा पूरा गलत। ये धोखा देने वाला अम्ल है, जो दिखता है वो होता नहीं है। यहां त्रिभास्मिक अम्ल यहां है, त्रिभास्मिक अम्ल ये है, ये द्विभास्मिक और ये एकल भास्मिक। क्वेश्चन है कि H3PO2, H3PO3, H3PO4 सभी अम्ल 3 हाइड्रोजन परमाणु रखने के बावजूद H3PO2 को एकल भास्मिक अम्ल कहते हैं, H3PO3 को द्विभास्मिक अम्ल कहते हैं, और H3PO4 को मतलब त्रिभास्मिक अम्ल कहते हैं। क्यों त्रिभास्मिक अम्ल H3PO4 को कहते हैं, क्यों? तो सारा जवाब पूरे डिटेल में दे रहा है। आपको बता दें कि ये क्लास 0 लेवल से पढ़ाई को शुरू करता है और हाई लेवल तक ले जाता है, वहां तक जहां पर आपका कैपेसिटी रुक जाता है। तो आप जरूर यहां गलती करते, ये हर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आने का रिकॉर्ड बनाया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, कि निम्नलिखित में से कौन, या H3PO4, H3PO2 कौन सा अम्ल है, एकल भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक, चतुर्भास्मिक? तुरंत टिक मार करते हैं त्रिभास्मिक और हो जाता है गलत। ये है एकल भास्मिक। कैसे है सारा डिटेल दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। जल्दी से बताइए इसमें कौन कौन परमाणु है। परमाणु संख्या फास्फोरस 15, 2 8, 5, ऑक्सीजन 2 6। इतना समझ सकते हैं। हम इसका लेविस बिंदु संरचना आपके सामने बनाने जा रहे हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहां पर देखिए, फास्फोरस के बाटम कक्ष में कुल कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? जिसके बाटम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है। तो ये फास्फोरस का अपना 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आ रहा है यहां पर ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कितना लेकर आएगा, यहां देखा जाए 6, और टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो टोटल ऑक्सीजन यहां पर
टोटल ऑक्सीजन यहां पर कितना है, तो यहां टोटल ऑक्सीजन 2 है और ये दोनों ऑक्सीजन आ गया। अब किसको आना बाकी है, हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन आ रहा है, देखिए पहला हाइड्रोजन आ गया, दूसरा हाइड्रोजन आ गया, तीसरा हाइड्रोजन आ गया, 3H आ गया, 2O आ गया और एक P आ गया। अब यहां पर आपका स्टक पूरा होते हुए दिखाई देगा। देखिए इसका हाइड्रोजन का पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का देखिए कंप्लीट। ठीक है, इस फास्फोरस का भी देखिए कंप्लीट हो गया ना। दिक्कत में है ये, और आपके पास हम इतना नॉलेज देकर इस चैप्टर में आए हैं कि बताइए अब क्या होगा। यहां एकदम सही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीर वाला बॉन्ड यूज करेंगे। ये तीर वाला एडवांस शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है। ये तीर वाला बॉन्ड जिसमें ये क्षमता होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अब फास्फोरस का था लेकिन अब हक दोनों का हो गया, दोनों के लिए गिनती होगा। तो गिन लीजिए अब इसका भी 2, 4, 6 और 2। जल्दी जल्दी बताइए कैसे कैसे बना। H और O, H और O के बीच कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। H और O के बीच बना सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और O और P के बीच, O और P के बीच, और P और H के बीच, P और H के बीच, और P और O के बीच। क्या बोलेंगे इसको, उप सहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहीं पर हम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आया तो H3PO3 का स्ट्रक्चर इसी को देखते हुए थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करिए। जैसे O इस H और P के बीच में है, वैसे ही अगर यहां पर P और H के बीच और O दे दें तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बनवा दीजिए। ये देखिए O और H के बीच, P और H के बीच O आ गया, और यहां पर भी थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करिए। एक और H बचा है, तो यहां पर भी हम एक O को फिट कर दिए। तो बारी बारी से O आता चला गया P और H के बीच में। जैसे यहां आया है वैसे ही यहां आ गया, वैसे ही यहां आ गया। तीनों स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, अब तीनों का संरचना सामने है। अब आप कॉन्सेप्ट सुनेंगे तो ठहरेगा आपके दिमाग में। और कॉन्सेप्ट क्या है कि इस आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तो फ्लोरीन है, और फ्लोरीन से कम पावरफुल, कम शक्तिशाली कोई है तो ऑक्सीजन। फ्लोरीन का 4 होता है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता, और ऑक्सीजन का 3.5। तो जहां भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट लिंक बनाया है, जैसे कि यहां जहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट लिंक में है, वहां का इलेक्ट्रॉन तेजी से ऑक्सीजन खींचेगा और H+ निकलेगा। आपको बता दें कि H+ प्रदान करने से ही अम्ल की भस्मीयता निर्धारित होती है। और एक H+ देने वाला अभी तुरंत पढ़े हैं एकल भास्मिक, 2H देने वाला 2H+ द्विभास्मिक। तो ऐसा ऐसा O और H के बीच का बॉन्ड इसमें एक नहीं 2 जगह है, ध्यान दीजिए 2 जगह है, और यहां 2 जगह से H+ निकलने की संभावना है। और इस वाले में तो 3 जगह। तो देख सकते हैं कि ये त्रिभास्मिक अम्ल कैसे है, अपने आप को सिद्ध कर रहा है। फिर से मेन कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा OH बॉन्डिंग होगा, OH बॉन्डिंग मतलब O का डायरेक्ट लिंक H से, तो O ज्यादा शक्तिशाली है इलेक्ट्रॉन खींचने में, तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और खींचने के कारण H+ रिलीज होता है, और H+ रिलीज होने से उसकी भस्मीयता निर्धारित होती है। ये जल में घुलकर एक H+ देगा, ये जल में घुलकर 2H+ देगा, ये जल में घुलकर, जबकि बढ़िया से देख लीजिए तीनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है, इसलिए ये धोखा देने वाला अम्ल है। एग्जाम में आ चुका है, अभी बोर्ड एग्जाम में अभी तुरंत आ भी सकता है 2023 में कि H3PO3 कौन सा अम्ल है, एकल भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक, चतुर्भास्मिक। तो ये द्विभास्मिक होगा, जबकि देखने से क्या लग रहा है, त्रिभास्मिक, 3 हाइड्रोजन देने वाला। ये सही है, 3 है और 3 दिखाई दे रहा है। ये सही नहीं है और ये सही नहीं है, ये एकल भास्मिक है, ये द्विभास्मिक। तो इस तरह से अम्ल का पुरानी विचारधारा का कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो आज डबल बैच में है, भस्म के विचारधारा को हम लोग समझेंगे, और कल सुबह में ऑर्हेनियस अम्ल भस्म विचारधारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट का पहला पढ़ेंगे। आज डबल बैच में खत्म हो जाएगा, अब स्टार्ट करना है लिखना, जितना चीज आप सभी लोग समझे। और जो स्टूडेंट इसको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसको अच्छा लगा आपको वीडियो लेक्चर, तो आप शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।